शुरू करें अपना काम। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। मेरी स्क्रीन शेयर हुई क्या? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग जी, गुड। हाँ कल वो मोल के क्वेश्चन की। हम्म। आज डाउट है ना, कल फिर 150 मिलेंगे। बताता हूँ अभी ना, एक सेकंड, कंट्रोल कंट्रोल। रिडोक्स कंप्लीट है, ठीक है ना। अब रिडोक्स कंप्लीट के अंदर अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी है, ये समझ लेना ना। जो 11th की एनसीईआरटी देती है ना, वहां तक मतलब नॉन इक्वेशन नहीं आएगी, कंप्लीट रिडोक्स आएगा। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के यूजेस हैं, ये सब आएगा। चलो, तो कॉन्सेंट्रेशन सेल की बात आप सीख ही चुके हो। एक दो एग्जांपल कॉन्सेंट्रेशन सेल के और उठा लेता हूं भाई। अगर कोई प्रेशर व्रेशर है ना, मेरे पास एक सीरीज लिखी हुई है, उसको देख चेक करना। उसने कहा जी प्लेटिनम है, जैसे एक दो दिन पहले बच्चे ने बोला था ना, प्लेटिनम लिखा होता है हाइड्रोजन के साथ में, तो वो इलेक्ट्रोड है। ये H प्लस लिखा हुआ है, यहाँ C1 लिखा हुआ है, ये सोल्ट ब्रिज लिखा हुआ है, ये H प्लस लिखा है, ये C2 लिखा है, ये H2 लिखा है, और ये प्लेटिनम लिखा है। तो मान लो इसका रिप्रेजेंटेशन करना हो, इस कॉन्सेंट्रेशन सेल का रिप्रेजेंटेशन करना हो, तो सबसे पहली स्टोरी इसके दो टुकड़े कर लो। इधर वाला पार्ट एनोड है और इधर वाला पार्ट कैथोड है, और बीच में बी सबको दिख ही रहा होगा। अब सबसे पहले इसको रिएक्शन में चेंज करो। रिएक्शन में चेंज करोगे तो ऑक्सीडेशन इस साइड होएगा। प्रेशर की बात इसने मेरे से की नहीं, तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूं, लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 मेंशन कर दी है। दूसरी साइड कौन है भाई? कैथोड है। कैथोड का मतलब क्या होता है? रिडक्शन होना। कैथोड रिड्यूस कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? C2 है। तो ये सेल रिएक्शन हो गई। सेल रिप्रेजेंटेशन तो ऑलरेडी दे रखा था उसने। अब क्या करोगे? अब इसकी नॉन इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। अब इसकी नॉन इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। ई सेल लिखा, कोई बताएगा ई सेल नोट कितना लिखना चाहिए हम लोगों को? बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि दोनों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है ना। क्लियर। तो 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लोगेरिथम ऑफ C1 बाय C2, इसको लिख दिया गया ई सेल इज इक्वल टू -0.0591 डिवाइडेड बाय 2 log C1/C2। अब बड़ी सिंपल सी बात करूंगा मैं, इसको ई सेल लिख दिया गया है, इसको प्लस बना दिया, ये 0.0591/2 log C2/C1 हो गया। अगर सेल को फॉरवर्ड प्रोसीड करना है आपने, अगर सेल को फॉरवर्ड प्रोसीड करना है आपने, तो कौन सी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, 1 या 2? C2। अगर आपके पास C2 ग्रेटर देन C1 है, अगर आपके पास C2 ग्रेटर देन C1 है, तो रिएक्शन क्या करेगी? स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है भाई? हाँ जी। बस बस यही यही पेज करवाया मैंने, जिसमें मैंने अभी कॉन्सेंट्रेशन सेल का रिवीजन ही रखा है, और कुछ अभी एक्स्ट्रा किया नहीं हम लोगों ने। ठीक है ना। तो प्लेटिनम हाइड्रोजन H प्लस एक साइड एनोड है, H प्लस H2 Pt दूसरी साइड कैथोड है। बीच में क्या लिखा हुआ है भाई? ब्रिज लिखा हुआ है। ठीक है ना। रिएक्शन इसकी कैसी लिखोगे? रिएक्टेंट साइड में भी हाइड्रोजन और प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन है, तभी तो इसको टैग मिला है। किस बात का टैग मिला है? कि ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल का मतलब होता क्या है? कॉन्सेंट्रेशन सेल का मीन क्या है? सबको पता ही होएगा, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड सारे के सारे सेम हो, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स सारे के सारे सेम हो, उसको आपने क्या बोल देना है? कॉन्सेंट्रेशन सेल बोल देना है। एक और रिप्रेजेंटेशन है मेरे पास प्रेशर के रेफरेंस में। आओ जी, मैंने लिखा प्लेटिनम, फिर मैंने लिखा हाइड्रोजन, फिर मैंने लिखा P1, फिर मैंने इसके साथ में लिख दिया H प्लस, उसके बाद मैंने सोल्ट ब्रिज लगाया, फिर मैंने H प्लस हाइड्रोजन, यहां लिख दिया P2,
यहां लिख दिया कोमा देके प्लेटिनम। ठीक है भाई, तो इसकी सेल रिएक्शन मेरे से पहले आप लिखो, 60 सेकंड दिया आपको। हाँ, जब उसने मेंशन नहीं किया तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशंस सेम लेके चल रहा है, प्रेशर अलग अलग लिए उसने हाइड्रोजन गैस के ना, एक P1 दिया एक P2 दिया। हाइड्रोजन ये एनोड, ये ब्रिज, ये कैथोड। हाइड्रोजन प्रेशर P1, ये चेंज हो गया 2H+ में, इधर लिख दिया उसने 2H+, और ये कन्वर्ट हो गया हाइड्रोजन में। जो दूसरी साइड हाइड्रोजन है उसको P2 लिख दिया आपने। कॉन्सेंट्रेशन के बारे में कोई बात नहीं की उसने, प्रेशर के बारे में बात की है। तो ई सेल इज इक्वल टू 0 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लोगेरिथम P2 बाय P1। सेल रिएक्शन लिखनी आ गई इसकी, और सेल रिप्रेजेंटेशन और नंस्ट इक्वेशन। कोई कंफ्यूजन हो तो बात करो। क्या चीज है? चल, अब ऐसी अगर मैं तीसरा और फाइनल लिख दूं जिससे तुम्हें सारी की सारी चीजें लिखनी आ जाएंगी। P1 लिखा जी, H+ लिखा, C1 लिख दिया, सोल्ट ब्रिज बना दिया, H+ लिख दिया, C2 लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया, P2 लिख दिया, कोमा देके प्लेटिनम लिख दिया। मैं वेट कर रहा हूं फिर 60 सेकंड्स का, जल्दी से इसकी सेल रिएक्शन लिखो। सभी ने लिख ली है? हाँ जी, हाइड्रोजन लिखा, 2H+ लिखा, यहां 2H+ लिख दिया, इधर हाइड्रोजन लिख दिया। हाइड्रोजन का प्रेशर इनिशियली P1 है, बाद वाला P2 है। जो आपके पास हाइड्रोजन H+ में बदला उसकी कॉन्सेंट्रेशन एनोडिक साइड C1 है, और जो दूसरा है उसमें कॉन्सेंट्रेशन C2 है और प्रेशर P2 है। इस सेल लिख दें, 0 लिख दें, 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लिख दें, लोगरिथम C1 इंटू P2 C2 बाय P1। कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन सेट करना पड़ेगा कि हमारे पास ई सेल पॉजिटिव आ जाए, तभी सेल रिएक्शन प्रोसीड करेगी। और वो कॉम्बिनेशन क्या है? C2 शुड बी ग्रेटर देन C1। अभी बिना डेटा के तो यही लगता है, और P1 शुड बी ग्रेटर देन P1। P1 शुड बी ग्रेटर देन P2, बिल्कुल ठीक है। तो आपको कॉन्सेंट्रेशन सेल का रिप्रेजेंटेशन, सेल रिएक्शन और नंस्ट इक्वेशन तो लिखनी आ गई ना? कोई कंफ्यूजन हो तो बात करो। चलो, एक न्यूमेरिकल भी कर लो इस पर। ये लिखा जी प्लेटिनम, ठीक है जी, यहां लिखा H2, यहां लिखा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट ही आता है बच्चे। प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय, ये आपको एक दो दिन से बता रहा हूं ना कि न्यूमरेटर में कौन आते हैं? प्रोडक्ट्स। न्यूमरेटर में ऑलवेज प्रोडक्ट ही आते हैं ना, हमें P1 P2 थोड़ी देखना है, हमें तो देखना है कि प्रोडक्ट में क्या वैल्यू लिखी है। P1 लिखा है कि P2 लिखा है कि P3 लिखा है, C1 लिखा है, C2 C3 कुछ भी लिखा हो, लेकिन प्रोडक्ट साइड वाला ही न्यूमरेटर में आएगा। प्लेटिनम लिख दिया, हाइड्रोजन के साथ प्रेशर लिख दिया, यहाँ H+ लिखा हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन 0.01 m लिखी हुई है, सोल्ट ब्रिज लिख दिया है, H+ लिख दिया है,
0.1 m लिख दिया है, साथ में हाइड्रोजन लिख दिया है, 0.5 atm प्रेशर लिख दिया है और प्लेटिनम लिख दिया है। ये पूरी की पूरी इक्वेशन आपको न्यूमेरिकल के फॉर्म में डाली है। इफ द ऑब्जर्व्ड ईएमएफ, हमारे पास जो ई सेल है इसका वो 0.02065 वोल्ट आया हुआ है। ऑब्जर्व्ड ई सेल 0.02065 वोल्ट आया हुआ है। तो आपको पता चल गया होगा प्रेशर निकालना है। पूरा 90 सेकेंड्स का टाइम दिया आपको, 90 सेकंड दिए भाई, पूरे के पूरे 90 सेकंड दिए सोल्व करने के लिए। अब कंसंट्रेशन लगाओ अपनी और इसको सोल्व करो। .01 और कोई? इसका आंसर दे रखा है 0.025 atm, 0.025 atm। चेक कर लें एक बार, बोर्ड पे लिख के सोल्व करें या सबने डन कर लिया है? H2 का 2H प्लस में कन्वर्जन, मुझे बस इतना बताओ H2 के नीचे क्या लिखना है प्रेशर। इस H प्लस के साथ क्या लिखना है 0.1। ठीक हो गया। इसके बाद इधर ये तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया, अब रिडक्शन के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। इसके नीचे 0.01 और इधर हाइड्रोजन गैस बन गई, ये 0.5 atm। कहानी आना चाहिए, चलो अच्छी बात है, नहीं तो अभी न्यूमेरिकल गलत होने वाला था। हाइड्रोजन का ये वाला पार्ट एनोड का रोल कर रहा है। जब हाइड्रोजन को 2H प्लस में कन्वर्ट करेंगे, इधर वाला प्रेशर है, ये 10⁻⁻2 है, ये वाला पार्ट कैथोड है, यहां आपके पास 0.1 है। मैं देख रहा था कि कितने बच्चों ने इसको सोल्व कर लिया है। क्लियर? वो ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि नहीं, ये कैथोडिक पार्ट है, कैथोडिक पार्ट में रिडक्शन होएगा, H प्लस के नीचे 0.1 10⁻⁻1 आएगा, दूसरी साइड 0.5 atm आएगा। बस इतनी सी बात थी। ई सेल मुझे उसने 0.02065 दे रखा है, स्टैंडर्ड वाला तो जीरो होएगा ही क्योंकि दोनों तरफ हाइड्रोजन है। 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, लोगरिथम न्यूमरेटर में 0.5, कोई स्क्वायर है नहीं। जो आप लोगों ने ब्लंडर किया होगा वो ये वाला किया होगा, स्क्वायर लगाया नहीं होएगा। जो स्टोक्योमेट्रिक आपके पास कोफिशिएंट है वो पावर बनता है। अरे इक्विलिब्रियम कभी 11 12th में चेक ही नहीं किया, देखा ही नहीं, नाम ही नहीं सुना, ऐसे कैसे हो सकता है? किसी का न्यूमरेटर बनाओगे तो जो स्टोक्योमेट्रिक है दैट शुड बी पावर। और इधर से प्रेशर अननोन है और ये 0.1 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे 0.020, अब तो मैथमेटिक्स बच गई है, केमिस्ट्री तो खत्म हो गई है। तो अब इसको माइनस पड़ा रहने दो। 0.0591 बाई 2 को वैसे सोल्व भी कर सकते हो, लेकिन मैं पहले इधर का मोर्चा संभाल लूं। ये 5 इंटू 10⁻⁻4 है और ये P है 10⁻⁻2 है। ये ऊपर जाकर आपके पास 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो अब आपके पास एग्जैक्टली 5 इंटू 10⁻⁻2 और ये P बचा हुआ है।
अब इसको जैसे भी आप सोल्व करने में इंटरेस्टेड हो उस तरीके से सोल्व कर लो, तरीके बहुत सारे। कहाँ पे? 0.5 ऊपर मल्टीप्लाई करके -5 लेकर आए थे नहीं, 0.5, 0.5 वो -3 आ जाएगा ना उधर, ठीक है ना। तो इसको आपने 5 इंटू 10⁻³ लिख देना है। और हो सकता है आप में से काफी जनता को पता हो कि लोग 5 इंटू 10⁻³ को सोल्व करने का तरीका 3 माइनस log 5, 3 माइनस log 5। कोई बात नहीं, चक्कर ही नहीं है, एंटी लॉग तो फिर भी लेना ही पड़ेगा एंड में जाकर। क्योंकि ये आपके पास log 5 इंटू 10⁻³ माइनस log p हो जाएगा ना, और log 5 इंटू 10⁻³ 3 माइनस log 5, 3 माइनस 0.7, ये 2.3 हो गया, माइनस log p है। तो बाकी सारे डिजिट्स ही हैं, ये तो सोल्व हुए पड़े हैं सारे के सारे। इसका 2 से मल्टीप्लाई, ये डिवाइड जाएगा, और ये एग्जैक्ट वैल्यू क्या रखी है? नहीं, क्या log p बराबर? हाँ। हम्म हम्म। नहीं मेरा, हाँ मेरा कह रहा है कि log p इज इक्वल टू क्या आ गया, ये बता दो ना। नहीं नहीं, ऐसे मत करो। जब लोग बोल रहा है फिर एंटी लोग क्यों बोल रहा है यार? चलो कोई बात नहीं, इसको हाँ इसको ना सोल्व कर लेना। ये एक्चुअली दिक्कत होती है जब बच्चे सामने नहीं होते ना। चलो कोई बात नहीं, इसको कर लेना ना, इसके बाद का सोल्यूशन निकाल लेना। मैंने 98% तक काम कर दिया, बाकी 2% काम बचा हुआ है, वो कर लेना। कुल मिलाकर है कि सेल रिएक्शन लिखनी कैसे है, सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होएगा, log 5 इंटू 10⁻³ को कैसे लिखा जा सकता है। क्लियर? ये सारी बातें यहाँ के बाद, यहाँ के बाद अपनी चॉइस भी चला सकते हो आप यहाँ के बाद। चलो, कॉन्सेंट्रेशन सेल का काम खत्म हो गया। अब कभी कभी ना आपसे पीएच पूछवा लेगा वो, आपसे कई बार वो पीएच का डिस्कस कर लेगा, लेकिन उससे पहले पीएच के बारे में हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन होना भी बड़ी जरूरी है। तो भी कह रहा था थोड़ा सा चैप्टर ना मल्टी कंसेप्चुअल है। पीएच बराबर होता है माइनस लोगेरिथम ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये तो वैसे कभी सुना होगा तुमने, 10th से चला आ रहा है ये। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। और जो एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है, जो एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है, हाँ फाइनल आंसर सीगा 0.025। वो मैंने लिख दिया था ऊपर ऊपर 0.025, ये वाला आंसर है। हाँ भाई, पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, और एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन शुड बी इन द नॉर्मेलिटी टर्म। नॉर्मेलिटी तो पता है ना क्या होती है? अगर मोलैरिटी दे रखी हो, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये वाली जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये हमेशा नॉर्मेलिटी में लिखी जाएगी। अब मान लो आपको पेपर में क्वेश्चन दे दिया उसने, अब मान लो आपको पेपर में क्वेश्चन दे दिया उसने, उसने लिखा जी यहां मेरे पास 2H प्लस का हाइड्रोजन में कन्वर्जन हो रहा है। क्लियर? और कॉन्सेंट्रेशन वगैरह सब मेंशन कर रखी हो, ई सेल वगैरह मेंशन कर रखे हो। क्लियर ना? तो आप इसमें मुझे फाइनली पीएच निकाल के बताओ, तो ये वैसे हो क्या रहा है, आपको पता चल रहा है? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? चलो, इसका ई सेल लिख ले, ये 0 लिख ले, 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लिख ले, लोग लिख ले, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन लिख ले, डिवाइडेड बाय एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर लिख ले। इज इट? चलो जी, अब ई सेल आपको ही गिवन होएगा। ई सेल, ये तो आपके पास, वैसे इसको ऑब्जर्व करो, कहीं ना कहीं से आपको ना माइनस लोग ऑफ एच प्लस तक बात को पहुंचाना है, माइनस लोग ऑफ एच प्लस आयन तक बात को पहुंचाना है।
लिसन केयरफुली, ये मेरे पास 2 इंटू ई सेल हो गया, तो पेपर वाले को ई सेल मेंशन करना पड़ेगा अगर पीएच पूछवाना चाहता है तो, डिवाइडेड बाय 0.0591 हो गया, ये पूरा की पूरा डिवाइड हो गया 2 से मल्टीप्लाई, यहां तक तो क्लियर होगी बात। ई सेल के साथ 2 का मल्टीप्लाई और 0.0591 का डिवाइड है, यहां तक तो बात क्लियर हो गई। बचा हुआ है माइनस लोग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन H प्लस आयंस का स्क्वायर, ठीक होगी बात। अब प्रेशर पेपर में उसने जितना भी दे रखा हो, मान लो 1 atm फिलहाल दे रखा है, तो उसको फर्दर आपने सोल्व करना है। कैसे करेंगे? 2 इंटू ई सेल मैंशनड है, 0.0591 न्यूमेरिकल के अंदर से निकल कर आया है, इसको मैंने एक बार रिवर्ट कर लिया, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना लिया है, तो मेरे पास आ गया लोग, यहां लिखा गया H प्लस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। आपको पता है कभी किसी का स्क्वायर और लोगेरिथम में तो आगे मल्टीप्लाई हो जाता है आकर, ठीक है जी। तो अगेन 2 ई सेल 0.0591, और अभी थोड़ी देर में एक लाइन पुरानी वाली बोलूंगा, क्या कि जब आप फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हो तो न्यूमेरिकल्स का फॉर्मूलों का कलेक्शन कर लो, तो ये 2 पावर मल्टीप्लाई हो गया आकर। अब आपके पास क्या होएगा, जब 2 डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये 2 2 क्या हो जाएंगे, कैंसल। बचा क्या, लोग H प्लस आयन ई सेल 0.059, कितना आसान हो गया। अब दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। सर माइनस से मल्टीप्लाई क्यों करवा रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था व्हाट इज अ पीएच, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो मैथमेटिकली दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करके ये पीएच बन गया है, ये माइनस ई से लिखा हुआ है, ये 0.0591 आ गया है, ये लो जी आंसर आ गया। अगर आपको एसआरपी, जिसको मैंने रेड पेन से लिखा है उसको आप अपनी कॉपी में साइड में कहीं लिख लोगे, अगर कभी एसआरपी दे रखा हो, अगर कभी एसआरपी दे रखा हो, रिडक्शन के फॉर्म में रिएक्शन दे रखी हो, तो न्यूमरेटर में पेपर में ई सेल दे रखा होगा, बस 0.0591 का डिवाइड करो, माइनस का साइन ऑलरेडी है, पीएच निकल के सामने आ जाएगी, सीधे सीधे सोल्व किया करो। अगर एसओपी दे रखा हो तो माइनस हट जाएगा, प्लस में आंसर आ जाएगा। तो जैसी डीलिंग वैसा आंसर, ये मैं फिर आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं कि ये तब फॉर्मूला आया जब एसआरपी गिवन हो, लेकिन अगर एसओपी, हाँ प्रेशर 1 atm है और पीएच इज इक्वल टू प्लस ई सेल 0.0591 आ जाएगा जब आपके पास एसओपी दे रखा हो और प्रेशर बाय डिफॉल्ट ही 1 atm, कुछ ना मेंशन करे तो कह देना जी 1 atm प्रेशर पे ही डीलिंग चल रही है। कंफ्यूजन? ये पीएच का फॉर्मूला आ गया, ये कॉन्सेंट्रेशन सेल पे सारा डिस्कशन आपसे कर लिया, क्लियर ना। कॉन्सेंट्रेशन सेल लिखते कैसे हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेल होता क्या है, कॉन्सेंट्रेशन सेल कितने टाइप के होते हैं, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन सेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन सेल को फॉरवर्ड प्रोसीड करना है तो क्या बात जरूरी है C2 की कॉन्सेंट्रेशन C1 से ज्यादा, मतलब कैथोडिक साइड का कॉन्सेंट्रेशन, कैथोडिक साइड का कॉन्सेंट्रेशन एनोडिक साइड से ज्यादा होएगा तभी तो इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर आएंगे आपके पास, क्लियर। और एंटीलोग कैसे लेते हैं इस पर कल बात हो गई। तो अगर ये सारी बातें आपको क्लियर होगी हो तो हल्का सा एक दो क्वेश्चन जो मैंने आपको कल बताए थे ना कि एक चेन रिएक्शन लिखी होगी उसमें मुझे ई सेल निकालने के लिए बोलेगा, तो एक क्वेश्चन बोर्ड पे आ रहा है, इसको समझना भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पीएमटीज में आ चुका है, तो ये पीएमटी से उठा रहा हूं मैं, Fe O4-2, यहां उसने ई सेल दे दिया 2.2 वोल्ट, ये कन्वर्ट हुआ Fe+3 से, ये उसके बाद ई नोट दिया हुआ है 0.77 वोल्ट, ये Fe+2 बन गया, यहां ई नोट दे रखा है माइनस 0.445 वोल्ट, ठीक है जी, और यहां Fe बन गया। तो आपसे वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है
कि आपको ई नोट ऑफ द Fe O4 - 2 टू Fe+2 कैलकुलेट करके बताना है इस चेन रिएक्शन के अकॉर्डिंगली। और आपको एक बात बताई थी मैंने क्या? हाँ, जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो इंटेंसिव वैल्यू है, लेकिन आपको थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली चार क्वांटिटी जो मिलती है ना, ई जी एस एच मतलब इंटरनल एनर्जी, यू जी गिब्स फ्री एनर्जी, जी गिब्स फ्री एनर्जी, एस एस एंट्रोपी, एच एंथैल्पी, ये चारों के चारों एक्सटेंसिव हैं। ये चारों के चारों एक्सटेंसिव है, तो मैं डायरेक्ट इनको जोड़कर ये वाली वैल्यू नहीं बना सकता, तो मुझे एक तरीका चलना पड़ेगा। मैं शुरू करूं इसका सॉल्यूशन लिखना। अगर इस टाइप से कभी भी कोई चेन रिएक्शन दे रखी हो और Fe O4 - 2 से Fe, मुझसे पूछा उसने Fe+2 ही है, यहां तक पूछ रखा हो, तो मैं इन दोनों को डायरेक्ट ऐड करके आंसर नहीं निकाल सकता। तो क्या करें, आओ मेरे साथ। Fe O4 - 2 ये Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है, Fe+3 ये Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है। इसका जो ई सेल नोट है वो 2.2 वोल्ट है, और इसका जो ई सेल नोट है वो 0.77 वोल्ट है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लूं तो मेरे पास मेरी डिजायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी, लेकिन मैं इनको तो ऐड कर सकता हूं, इनको थोड़ी ऐड कर सकता हूं। तो फिर मैंने एक तरीका चला, डेल्टा जी इज इक्वल टू, आपने एनएफई सुना होगा, लो जी, डेल्टा जी, ये 1, ये स्टैंडर्ड, माइनस का साइन, डेल्टा G2 नेगेटिव साइन, डेल्टा जी जो फाइनली 3 निकल रहा है, ये इस इक्वेशन का डेल्टा जी, ये दूसरी इक्वेशन का डेल्टा जी, तीसरी इक्वेशन का डेल्टा जी, सबके साथ माइनस 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 है। और सबको पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, -NFE सेल नॉट। अब थोड़ी हेल्प करोगे मेरी, Fe O4 - 2 से लेकर Fe+3 तक n फैक्टर कितना है? Fe Fe O4 से Fe+3 तक n फैक्टर 3 है, और Fe+3 से Fe+2 तक, और Fe O4 - 2 से Fe+2 तक, ठीक हो गया। सबके साथ F F F तो कॉमन ही है, और इसके बाद है E सेल, ये 2.2 वोल्ट है, ये 0.77 वोल्ट है, और ये तुम्हें कैलकुलेट करना है। अब तुम्हें पूरी परमिशन है क्या कि तुम लोग डेल्टा G3 = डेल्टा G1 नोट, डेल्टा G2 नोट लिख सकते हो, -4 इधर है, इंटू ई सेल का वैल्यू मुझे पता नहीं, डेल्टा G1 का वैल्यू, माइनस का साइन। आपको एक बात पता चल रही है, अगर सबके माइनस माइनस कॉमन ले लूं तो कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस और इधर वाला माइनस। अगर ये मैथमेटिक्स आपको कंफर्म्ड है तो इसका माइनस कॉमन इस माइनस से कैंसिल हो गया, इज इट? हाँ, ये बच्चों ने बताई थी, मैं वापस चेक कर लेता हूँ। Fe O4 - 2 से Fe+3 तक गए, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन Fe O4 - 2? n फैक्टर। Fe O4 - 2 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है भैया? और Fe+3 में कितना है? 6 से 3 तक जाने में कितने का चेंज हुआ? ये क्या बोलते हैं इसको, n फैक्टर। क्यों भाई? चलो, तो माइनस 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 सारे कैंसिल हो गए, ये बात समझ में आ रही है। अब इसका एफ 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 कॉमन आके कैंसिल हो गई, ये बात भी समझ में आ रही है। चलो, अब डेल्टा G1 बराबर क्या बच गया, 3 × 2.2, और डेल्टा G2 बराबर क्या बच गया,
1 × 0.77। तो क्या आप, हाँ, फाइनल आंसर निकाल लिया 1 पॉइंट। आपको पता चल गया ये काम कैसे हुआ। चलो, अब आज के बाद सीधा सीधा फॉर्मूला, और एक लाइन मेरी फिक्स है जो मैं बोलता हूं, आपको पता है मैं क्या बोलने वाला हूं। जब फिजिकल केमिस्ट्री चल रही हो तो फॉर्मूलों का कलेक्शन कर लो। तो आपके पास E3 इज इक्वल टू N1 E1 नॉट N2 E2 नॉट, क्लियर, डिवाइडेड बाय N3 लिख देना है। सीधा सीधा फॉर्मूला, चाहो तो लगा कर देख लो। देखो, इन दोनों को ऐड करने से जितना तामझाम बोर्ड पे किया इसकी नीड नहीं थी, लेकिन समझाने के लिए तो करना ही पड़ेगा ना। जिससे भी एक बच्चे का एन फैक्टरी फंस गया, क्योंकि डेल्टा जी बराबर क्या होता है, -NFE। आप ना एक्चुअल में बीच में या तो आपने रिदम खोई होगी चैप्टर की ना। अगर आप शुरू से चल रहे हो कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, रेडॉक्स रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग कौन है, रिड्यूसिंग कौन है, इक्विवेलेंट वेट क्या है, बैलेंसिंग में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, क्लियर। या फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन आयन मेथड से बैलेंसिंग कैसे करते हैं, फिर आपने सीखा कि स्टोक नोटेशन क्या है, उसके बाद आपने सीखा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, उसके बाद आपने सीखा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, फिर आपने सीखा NHE SHE क्या। अगर ये रिदम आपकी बनी हुई है तो मुझे लगता है यहाँ दिक्कत आएगी। एन फैक्टर अगर आपका फंस रहा है, जबकि फंसना नहीं चाहिए। एन फैक्टर FeO4 -2 से Fe+3 जाने में कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, और Fe+3 से Fe+2 1 हो रहा है। तो अब सारा का सारा तामझाम एक झटके में कर डालते हैं। सुनो, पहले वाले का एन फैक्टर क्या था, 3, उसका ई नोट क्या था, 2.2, दूसरे वाले का एन फैक्टर क्या है, 1 है, ई नोट क्या था, 7.7, फाइनल इक्वेशन का एन फैक्टर क्या आपके पास, 4 है। आंसर आ गया सीधा E3। बोलो भाई। तो आगे 3 जोड़ देते, कट जाता है Fe+2 फिर ये N1 E1 नॉट प्लस N2 E2 नॉट प्लस N3 E3 नॉट डिवाइडेड बाय N4। इंटेंसिव का मतलब होता है जिसका डिवीजन नहीं हो सकता। जैसे एक कमरे में अक्षुण आप बैठे हो, इस कमरे का प्रेशर अभी 1 ATM है। अगर मैं आपके कमरे में एक दीवार खींच दूं, एक पर्दा लगा दूं, तो क्या उस प्रेशर के दो टुकड़े हो जाएंगे, नहीं होंगे ना। 1 ATM ही रहेगा ना। फिर तो मान लो किसी बंदे ने प्लॉट लिया 500 गज का, ठीक है, जब वो एक भी दीवार नहीं खड़ी थी, कमरे नहीं बने थे, प्रेशर 1 ATM था, बंदे ने उस के अंदर 10 कमरे बना दिए, हर कमरे के अंदर प्रेशर 0.1 ATM हो गया, ये तो मारे गए हम लोग, सांस लेनी मुश्किल हो जाएगी। ऐसा नहीं होता ना। अच्छा जी, अगर तुम्हारे कमरे का टेम्परेचर भी 20 डिग्री है, इसके दो टुकड़े कर दूं, तो BC रहेगा ना। इट इज इंटेंसिव। वन मोर, अगर आपके पास पानी का 1 लीटर है, इसको उबालो अभी गैस पे जाके और थर्मोमीटर से मेजर करो, 100 डिग्री आया। अब 2 लीटर को उबालो जाकर, 200 डिग्री। इंटेंसिव है ना। तो जिन प्रॉपर्टी का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, जिसकी क्वांटिटी बढ़ने से उसकी वो प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर, प्रेशर, बीपी, एमपी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इवन ये जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सारी की सारी वैल्यूज क्वांटिटी बेस्ड नहीं है, क्वालिटी बेस्ड है, अमाउंट बेस्ड नहीं है, नेचर बेस्ड है। इसको थर्मोडायनेमिक्स में देखो, जब हम इनऑर्गेनिक कर रहे होते हैं ना, तो हल्की हल्की फिजिकल की बातें हो रही होती हैं। जब फिजिकल कर रहे होते हैं तो सिर्फ फिजिकल की बातें कर रही होती हैं। अब आप थर्मोडायनेमिक्स के अंदर की बातें सीख रहे हो कि इंटेंसिव कौन है, एक्सटेंसिव कौन है। एक्सटेंसिव वो हुआ, एक्सटेंसिव पे आ गया अब मैं, जो एक्सपेंडेबल है। एक्सटेंसिव वो हुआ जो एक्सपेंडेबल है। जैसे वॉल्यूम, 1 लीटर में 1 लीटर ऐड कर दिया, 2 लीटर बढ़ गया। मास, ज्यादा खाएंगे कुरकुरे चिप्स तो मास बढ़ जाएगा, एक्सटेंशन हो रहा है, क्लियर ना। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जिनका एक्सटेंशन हो पाए, जैसे हमारे थर्मोडायनेमिक्स की 4 बड़ी प्यारी प्यारी प्रॉपर्टीज हैं। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सारी की सारी एक्सटेंसिव है, सारी की सारी एक्सटेंसिव है। तभी हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सोल्व करने में, तभी हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सोल्व करने में
गिब्स फ्री एनर्जी का सपोर्ट लिया, क्योंकि मुझे पता था दो रिएक्शंस को ऐड करने से, मुझे पता था दो रिएक्शंस को ऐड करने से मैं ई नोट को ऐड नहीं कर सकता। बोलो भाइयों और बहनों, ठीक ठाक हो सारे? ओके। कल रात को अमृत तूने क्लास लगाई थी मोल की क्या? हाँ अमृत तो था, मुझे याद आ रहा है। वनीत भाग गया था क्लास लाइक करके, है भी वनीत? चलो अब 150 क्वेश्चन वाले लगा लेना, फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैंने बताया था ना, एक मेरा रिलेटिव था, वो मूवी भी देखता था 2x पे। मूवी देखता था 2x पे वो। मूवी कैसे आएगा? वो 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 तुम्हारी इंटरेस्ट की चीज है ना, जिसमें इंटरेस्ट आ रहा होता है ना, वो धीरे धीरे चलना चाहिए। और जिसको मजबूरी में देखना पड़ रहा है वो 2x पे खींचना चाहिए। ये तो मजबूरी में करते हो ना सारे काम। मुझे देखना, मुझे क्यों देखोगे तुम मतलब क्या नजर आ रहा है तुम्हें? ऐसी क्या बात बोलूंगा जो तुम्हें पसंद आएगी? वो तुम देख रहे हो बस ना, पेपर हो जाए एक बार, उसके बाद ऐसे ऐसे डिलीट मारेंगे, नोच नोच के डिलीट मारेंगे, है ना? चलो अच्छी बात, हाँ बोलो। नहीं, दिल की बात मेरे को पता है ना, मैं घर पे देखता तो हूँ, दिल की बात मुझे अब बोलने की नीड क्या है? तो वैसे भी बात सही है, क्यों देखोगे मुझे आप? अमृतसर क्या कह रहे हैं? अभी अभी नहीं बच्चे, सिलेबस भी तो मुकाना होता है ना। अभी मैं इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू करूंगा, नहीं तो ना हम आगे लैग कर जाएंगे। कल अभी फ्राइडे है, फिर सैटरडे है। हाँ हाँ हाँ, वो करवाएंगे, पहले मोल खत्म। एक एक काम खत्म करें, मेरे घर पे ना मुझे ताने पड़ते हैं कि तू एक काम करता नहीं है, एक शुरू की दूसरा शुरू तीसरा शुरू। 4 चैप्टर कॉन्टिन्यूसली चला रखे हैं, एक तरफ रेडोक चला रखा है, एक तरफ एल्डिड कीटोन चला रखे हैं, एक तरफ मोल चला रखा है, एक तरफ और चला रखे हैं। लेकिन बंदा तो एक ही है ना यार। बंदा तो एक ही है। क्या कह रहे? ये कौन बोला? अच्छा। नहीं वैसे तो, वो फिर लाइव की जगह पर हाँ कल क्वेश्चन वाला लाइव देख लेना, उसमें मजा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन 16 आपने करने हैं वो। और जो लाइव हो चुका उसका रिकॉर्डेड देख लेना, वो 4 लेक्चर है, उससे बढ़िया हो जाएगा काम, फर्स्ट क्लास समझ में आ जाएगा सारा। हाँ। हो नहीं नहीं, पता है क्या है, एक दो ना ऐसे हैं जो ना अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, तो मैं उनको ना गॉड ब्लेस यू लिख देता हूँ, तो उसको और चिढ़ लग जाती है। लेकिन ज्यादा बोदर नहीं है, चलता रहता है ये तो। हाँ जी। ये नहीं चलेगा तो पता कैसे चलेगा कि वाइट रे फेमस हो रहा है? हाँ जी। तो इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू कर रहे हैं अभी, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो नंबर 1, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सारे बच्चे एक्सपर्ट हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब क्या हुआ? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पता सबको ही है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। और ये प्रोसेस सारी दुनिया को पता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसको करवाना पड़ता है, ये अपने आप नहीं होएगा, है ना? बिल्कुल, डेल्टा जी पॉजिटिव है। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होना डेल्टा जी पॉजिटिव है, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। चलो जी, नंबर 2 पे चले। जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हो ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हो, तो अब जो कैथोड है वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और जो एनोड है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ठीक है जी। इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया था, इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। चलो जी, तीसरे नंबर पे चलते हैं। अब हमें सीखना है
कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा हो तो कौन कौन से फैक्टर इलेक्ट्रोलाइसिस को अफेक्ट करते हैं। तो जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ओके जी, देखो काम बड़ा सिंपल सा है, कोई ज्यादा इसमें तामझाम है नहीं। नंबर वन, फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस में नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं तो कह रहा हूं एक सेल बना लिया करो, वहीं से देख देख के सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मान लो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना लिया, इसके अंदर ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है ना। इनको देख देख कर सारी बातें समझ में आ जाएंगी। क्या कि सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोड पे फोकस कर रहा हूं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है जी, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड में दो टाइप की बातें होंगी जो आपको ऑलरेडी पता है। एक चैप्टर हुआ करता था, नाम था एस ब्लॉक, उसमें एक टॉपिक हुआ करता था NaOH का प्रिपरेशन कास्टनर कैलनर सेल। उसके अंदर मरकरी इलेक्ट्रोड था जिसपे सोडियम जाकर उसके कंधे पे बैठ गया, याद है। अदरवाइज सोडियम जाता ही नहीं कभी भी। एक होंगे आपके पास एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, दूसरे आपके पास होंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड खुद पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि इनर्ट इलेक्ट्रोड डजंट पार्टिसिपेट। नाम से पता चल रहा है, ये रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करते, लाइक प्लेटिनम। और आगे एग्जांपल में आपको दिखी जाना है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को अफेक्ट जरूर करता है। अभी मैंने एग्जांपल दिया ना कि अगर मैं NaCl एक्वस का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करवा लूं तो मरकरी के इलेक्ट्रोड हो तो सोडियम जंप करेगा, और अगर मेरे पास प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स हो तो हाइड्रोजन जंप करेगा। रीजन यही हुआ कि इलेक्ट्रोड्स एक्टिव है कि नहीं है। इलेक्ट्रोड का नेचर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को अफेक्ट करता है। बात पूरी करो। हाँ, नहीं नहीं, सोडियम और मरकरी के बीच में अमलगम बनता है ना, इनर्ट कैसे हो गया। इनर्ट इलेक्ट्रोड तो प्लेटिनम है जो सिर्फ एक नेगेटिव पॉजिटिव रोड का काम करता है, बस इनवाइट करता है सामने वाले को। जबकि मरकरी ने तो सोडियम के साथ में अमलगम बनाया ना। अब कॉपर लेके चलोगी तो कॉपर भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, सिल्वर भी पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन प्लेटिनम टाइप वाले पार्टिसिपेट नहीं करते। दूसरा जो डायग्राम बना, इसके अंदर अब आपको ये दिख रहा होगा, ये कौन है, इलेक्ट्रोलाइट। तो हम लिख देते हैं जी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ना याद है तो मैं करवा देता हूं, इनऑर्गेनिक में हमने पढ़ा हुआ है। चलो शुरू करते हैं। एक था हाइड्रोजन का प्रिपरेशन मेथड, एक था H2O2 का प्रिपरेशन मेथड। लिख नहीं रहा, बोल रहा हूं, सिर्फ सुनना, बाद में लिख दूंगा। एक था H2 हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होना थ्रू द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस H2SO4। एक था H2O2, वो था 50% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, अगर आपको याद आ रहा है तो। अगर मैं एक ही चैप्टर पढ़ना शुरू कर दूं एनसीईआरटी से, नाम है उसका हाइड्रोजन, उस हाइड्रोजन चैप्टर में अगर मैं सिर्फ एक्वस H2SO4 ले लूं, दूसरी जगह 50% H2SO4 ले लूं, तो एक जगह पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगी, एक जगह पे H2S2O8 बन जाएगा आपका मार्शल एसिड। तो बस कॉन्सेंट्रेशन से फर्क पड़ा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को बदल देती है। तो इसका एग्जाम्पल आपको पहले भी दे रखा है। अगर मैं सिंपली डाइल्यूटेड H2SO4 ले लूं और यहां मैं आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लूं, इनका अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दूं, ये टॉपिक आपका करा हुआ है इसलिए मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं कि कैथोड एनोड पे क्या क्या रिलीज हो रहा है। कैथोड नेगेटिव तो यहां हाइड्रोजन रिलीज हो गया, या ऑक्सीजन रिलीज हो गया। लेकिन जब इस प्रोसेस को करवाने लगे, जब इस प्रोसेस को करवाने लगे तो कैथोड पे तो हाइड्रोजन ही गया, लेकिन सल्फेट ने H2O8 -2
मतलब मार्शल एसिड का एनायन पर ऑक्सी डाइसल्फेट बनवा दिया, सिर्फ और सिर्फ एक चीज बदलने से। अब अगर डायग्राम की तरफ झांक रहे हो तो इलेक्ट्रोड की बात भी हो गई, इलेक्ट्रोलाइट की बात भी हो गई। अब जो डिपॉजिट हो रहे हैं ना, जो डिस्चार्ज हो रहे हैं ना, उनके नेचर की भी बात कर लो। नेचर ऑफ द आयंस, नेचर ऑफ द आयंस, इसमें अपने दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलानी है आपने। अगर कोई फ्यूज्ड सॉल्यूशन हो, फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट हो, पिघला हुआ पानी वानी ना हो, विदाउट वाटर, तो बड़ी सिंपल सी बात है, किटायन चल चल के कैथोड पे पहुंच जाएगा, एनायन भागता हुआ एनोड के कंधे पे चढ़ जाएगा, बात खत्म। लेकिन अगर मैं फ्यूज की जगह पे एक्वस सॉल्यूशन ले लूं, तो वहां कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू हो जाएगा। तो जिसका भी ई नोट एस आर पी नेगेटिव है, उसके लिए बड़ा सिंपल और हाईलाइट करके लिखने वाली बात है, नेवर डिस्चार्ज्ड। सोडियम के साथ H प्लस की लड़ाई हो रखी हो, सोडियम और H प्लस दोनों दौड़ के जाना चाहते हैं कहां पर, सोडियम, सोडियम, हाँ कैथोड पे। तो सोडियम नहीं जाएगा, H प्लस जाएगा। जब भी कभी कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोलाइसिस हो, जब भी कभी कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोलाइसिस हो नेगेटिव एसआरपी वाले प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में, क्लियर, ये भी समझ लो, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हो, मरकरी वर्करी हो तो सोडियम चला जाएगा, क्योंकि उसको तो रिएक्शन करनी है, उसको तो अलोय बनाना है, उसको तो वहां पे एक कंपाउंड का फॉर्मेशन, मिक्सचर का फॉर्मेशन करना है। तो जब भी कभी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हो, एक्वस सॉल्यूशन हो, कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोलाइसिस हो, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वालों को हाथ जोड़ दो, भाई साहब आप कहीं नहीं जाओगे, आप सॉल्यूशन में पड़े रहो। इसके पीछे का लॉजिक सोचो रेडॉक्स चैप्टर से। मान लो, हाँ 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 हाँ, उनको ऑक्सीडाइज्ड रहना ज्यादा पसंद है। वापस सुनो ना, उनका ई नोट माइनस है, माइनस 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 माइनस, अच्छा है तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, अच्छा रिड्यूसिंग इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होएगा, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होएगा। जब इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होएगा तो भाई ऑक्सीडाइज ही तो है Na प्लस, वो क्यों जाकर डिस्चार्ज होएगा, क्यों जाकर Na प्लस में बदलेगा। तो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड में जब भी H प्लस और Na प्लस का कंपटीशन हो, तो H प्लस को भेज दो, Na को रख लो, मतलब नो डिस्चार्जिंग है भाई। और यहीं से सिंपल सी ट्रिक बनती है क्या, कि डिस्चार्जिंग टेंडेंसी, बुक्स वाले लिखते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल, जितना डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है उतना डिस्चार्जिंग टेंडेंसी ज्यादा है। पोटेंशियल का मतलब है एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज, किसी भी मेटल का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है तो उसकी डिस्चार्जिंग उतनी ही ज्यादा होगी। पोटेंशियल कम है तो इजीली डिस्चार्ज हो रहा है। मान लो मैंने तुम्हें एक कहा बात, H प्लस और Na प्लस है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, तो आपको पता है कौन डिस्चार्ज हो रहा है, आप बोलोगे जी H प्लस डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप बोल दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ platinum electrode discharge potential of the H plus ion is less, discharge potential of the H plus ion is less, discharge potential of the H plus ion is less, is it? तो नेचर ऑफ आयंस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इसके अलावा एक चौथी बात हो रहा है जिसको बोलते हो ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल। एक सेकेंड, कौन सी वाली चाहिए, और भी गौतम वीर कैसा है, गौतम गौतम, वो भाग गया क्लास से, ओके।
निशिता, अंजलि, ओके, खुशी, अंजलि, नवकिरण। लास्ट वाली आवाज तो खुशी की थी, अंजलि की आवाज नहीं आई अभी तक। अंजलि की आवाज नहीं आई अभी तक। साहिल, ओके। गलीचे, मैं कह तू गलीचे बोले आज सर क्रिकेट खेलिए नहीं तने चलो, ओवर वोल्टेज पे लिखने लायक कुछ भी नहीं है। बस आपको समझना ये है कि जैसे क्लोराइड है और हाइड्रोक्साइड है ना, क्लोराइड और एक हाइड्रोक्साइड है। जो क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड उसमें से ना रूल के अकॉर्डिंगली क्लोराइड की जगह पे हाइड्रोक्साइड को डिस्चार्ज होना चाहिए, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इन एक्वस सॉल्यूशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एक्वस सॉल्यूशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एक्वस सॉल्यूशन, इसके लिए एक्स्ट्रा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। इसको एक्स्ट्रा पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट है। तो जब भी कभी मैं एनाइंस की एक सीरीज बनाऊंगा डिस्चार्जिंग की, आपको ऑफलाइन में बोर्ड पे भी लिख के बताई थी अगर आपको याद हो तो, एस एस एन ओ सीबीआई, सल्फेट, नाइट्रेट, क्लियर, सीबीआई, एस एन ओ हाइड्रोक्साइड, देखो ना, एस एन ओ सीबीआई, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, एस एन ओ सीबीआई। क्या ये तरीका ठीक है जो मैंने लिखा है? ऑर्डर उल्टा है, ऑर्डर उल्टा है, क्लियर। क्या होएगा भाई, और बताया था ना डिस्चार्ज पोटेंशियल, उस बिहाफ पे भी देखो ना, पहले किसको डिस्चार्ज होना चाहिए? क्लोराइड को। क्लोराइड बोला करो, क्लोरीन क्यों बोलते हो यार, क्लोराइड, ब्रोमाइड, और आयोडाइड में से आयोडाइड फिर ब्रोमाइड फिर क्लोराइड, जबकि रूल के अकॉर्डिंगली और वैल्यू के अकॉर्डिंगली हाइड्रोक्साइड को पहले जाना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने इसकी डिस्चार्जिंग को रोक लिया। क्लियर ना? तो मान लो किसी ऑफिस में चले गए, किसी फाइल को पास करवाने की जो प्राइस है, कीमत है, गवर्नमेंट ने जो डिसाइड कर रखी है वो 500 रुपए है। आपने 500 रुपए भर दिए। आजकल तो राइट टू सर्विस भी है, 15 दिन में जवाब आना चाहिए। तो आप 15 दिन तक इंतजार करते रहे हो, बाद में पता चला ऑब्जेक्शन लग गया। आपने फिर 15 दिन इंतजार किया, अगली बार फिर ऑब्जेक्शन लग गया। तो आपको समझ नहीं आ रहा यार, वोल्टेज तो दे रहे हैं फिर भी क्यों नहीं चल रही फाइल। तो वोल्टेज के अलावा क्या चाहिए उसको अब? हाँ, एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए। एक्स्ट्रा वोल्टेज आएगा ना, देखो इंडिया के बच्चे कितने समझदार हैं, क्लियर। तो एक्स्ट्रा वोल्टेज जाएगा, ओवर वोल्टेज जाएगा, तो फाइल अपने आप चल पड़ेगी, है ना। ये नहीं कि इंडिया में ही सब कुछ, पूरे यूनिवर्स में काम चलता है ये प्रॉपर वे से, ये टेक्निकली चलता है और कहीं छिप छिपा के चलता है। कुल मिलाकर ओवर वोल्टेज के बिना फाइल चलने वाली नहीं है। वही सेम हुआ, हाइड्रोक्साइड जाना तो पहले जाता था, इसकी फीस तो कम थी जाने के लिए, लेकिन हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने रोक लिया। अब उसको डिस्चार्ज होने में दिक्कत आ रही है, वहां चाहिए एक्स्ट्रा वोल्टेज या फिर ओवर वोल्टेज। ये सारी बातें मिल मिलाकर ना आपके इलेक्ट्रोलाइसिस को अफेक्ट करेगी। उसके लिए अब मैं एग्जांपल्स चूज कर रहा हूं भाई। इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब कौन कहाँ डिस्चार्ज हो रहा है और कितना हो रहा है वो बाद में, क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस की बात चलेगी। एग्जाम्पल आ रहे हैं बच्चे, इन बातों को ध्यान रखना बस। 10 एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, 12 कर लेंगे, लेकिन कौन कहाँ कितना डिस्चार्ज हो रहा है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ये हमें पता होना चाहिए। एक इसमें छोटी छोटी बातें और आएंगी, प्राइमरी चेंज एंड सेकेंडरी चेंज। प्राइमरी चेंज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट या डोनेट होना, और सेकेंडरी चेंज का मतलब होता है उसका कंपाउंड में कन्वर्ट होना। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस का, क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस का पहला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, मोल्टन NaCl। लो जी, तो बड़ा सोखा सा काम दे दिया। हाँ जी बोलो। अभी आ रहा है एग्जांपल में, आ रहा है, अभी आ रहा है एग्जांपल में आ रहा है। ये लो जी, Na+Cl-, ठीक हो गया। ये महान लोगों, मोल्टन NaCl में दो कटायन हुए, एक कटायन एक एनायन ही तो होएगा, और क्या होएगा। मोल्टन NaCl में एक कटायन एक एनायन ही तो होएगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो जी, तो जब मैं
हमारे कहाँ गए डॉक्टर प्रियाशा, प्रियाशा जी? तो Na+ की बात कर रहा हूं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसको बोलते हो प्राइमरी चेंज, इसको बोलते हो प्राइमरी चेंज, इसको बोलते हो प्राइमरी चेंज। और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ये भी प्राइमरी चेंज। मतलब क्या हुआ, अगर मैं सब बच्चों से बात करूं और समझाऊं कि प्राइमरी चेंज का मतलब है, प्राइमरी चेंज का मतलब है, प्राइमरी चेंज का मतलब है इलेक्ट्रॉन को डोनेट एक्सेप्ट करना। प्राइमरी चेंज का मतलब है इलेक्ट्रॉन को डोनेट एक्सेप्ट करना। प्राइमरी चेंज का मतलब है इलेक्ट्रॉन को डोनेट एक्सेप्ट करना, बस और कुछ नहीं। और अगर जो Na यहां Cl बना, Na का फर्दर कोई चेंज तो पॉसिबल है नहीं, Na का कोई फर्दर चेंज तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन क्लोरीन तो क्लोरीन मोलिक्यूल बना सकता है ना। तो एक एटम का मोलिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट होना, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी चेंज, उसको बोलते हैं सेकेंडरी चेंज, उसको बोलते हैं सेकेंडरी चेंज। क्यों भाई? अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट एक्सेप्ट हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, इसको प्राइमरी चेंज बोलते हैं। और अगर जो एटम बने हुए हैं वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हों, उनको सेकेंडरी चेंज बोलते हैं। वो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, अगर हो रहा हो तो। तो एक एग्जांपल हो गया पिघला हुआ NaCl। थोड़ी देर में बच्चे आएंगे, सर आपने तो कहा था जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है वो डिस्चार्ज नहीं होता पानी में, कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोलाइसिस होने पर, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड होने पर। पिघले हुए NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस समझ में आ गया? चलो एग्जांपल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहां मैं NaCl मोल्टन की जगह पे, यहां NaCl मोल्टन की जगह पे अब मैं एक्वस लेके चल रहा हूं और प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लेके चल रहा हूं। तो कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू हो गया। कीटायन कौन कौन है भाई और बहनों? H+ Na+। और एनायन कौन है भाई और बहनों? हाइड्रोक्साइड एंड क्लोराइड। ठीक है भाई? कंफ्यूजन? अब इन दोनों में से प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स होने पर डिस्चार्ज कौन होएगा इन दोनों में से? क्योंकि इसका जो ई सेल है Na+Na -2.71 वोल्ट है। भाई साहब कहते हैं मुझे तो Na+ के फॉर्म में रहना पसंद है, आप कुछ भी कर लो, मैं आगे नहीं जाने वाला। तो H+ डिस्चार्ज हुआ, प्रियाशा जी इसमें प्राइमरी चेंज हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ, हाइड्रोजन बना, सेकेंडरी चेंज से हाफ ऑफ हाइड्रोजन जाकर डिस्चार्ज हो गया कहां पर? कीटायन मूव टूवर्ड्स कैथोड, कीटायन मूव टूवर्ड्स कैथोड। बोलो जी। अब एनायन ने OH और Cl लगेगा SNO-CBI, लगेगा SNO-CBI, किसको जाना चाहिए? क्लोराइड को। तो इस पे क्रॉस लग गया, क्लोराइड गया, इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए, क्लोरीन का एटम बना, ये प्राइमरी चेंज है। और अब ये एनोड पर जाकर क्लोरीन बनकर सेकेंडरी चेंज में हाफ ऑफ क्लोरीन रिलीज करवा देगा। तो अब आपके पास फाइनली सॉल्यूशन में क्या बचा हुआ है? क्लियर? NaOH रिमेन्स इन सॉल्यूशन। पहले सॉल्यूशन कैसा था? न्यूट्रल। अब सॉल्यूशन कैसा हो गया है? बेसिक। तभी मैं बोलता हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ना एक मल्टी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इक्विलिब्रियम चैप्टर का टच हो
टारगेट हमारा इसके बाद इक्विलिब्रियम ही है वैसे। अगर इक्विलिब्रियम का टच हो तो आपसे पीएच की कैलकुलेशन यहां करवा सकता है वो। कैसे, थोड़ा सा मेरे साथ टिकना पड़ेगा आपको। देखो, ये NaCl एक्वस लिखा, यहां प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स लिखे, यहां आपके पास 1 मोल लिया, तो Na, हाँ, एक सेकंड रुको। हाँ, अब ना तुम्हारा जो मोल किया हुआ है ना वो यहां काम आएगा। उससे पहले देख लो पिछली स्लाइड। नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं बताया। हम्म, क्या कह रहा है अभी अमृत सर? किसका? तुम तो ध्रुविका जैसे कर रहे हो, ध्रुविका जैसे करती है। अच्छा, फिर ठीक है। मैं समझ गया। तुम्हें क्या पता रेहान, तू अब बोला है, तू चैप्टर में तो बोलता नहीं किसी। किसी को बदनाम करना हो तो बोलता है तू। क्या करिए प्रियाशा? रेहान की आवाज आई है। क्यों भी रेहान इंटरनेशनल? देख, बोला नहीं है बोलने से। हाँ भाई सुनो, ये NaCl का अगर आप 1 मोल लेके चल रहे हो तो NaOH का 1 मोल बना। मान लो इसको तुम लोग 100 मिलीलीटर 0.2 मोलर लेके चल रहे हो, तो ये भी तो 100 मिलीलीटर इंटू 0.2 मोलर बनेगा। जो क्वांटिटी NaCl की लेके चलोगे वही क्वांटिटी तो NaOH की बनेगी ना, वन वन हाफ हाफ। तो अगर इसमें तुम न्यूमेरिकल पार्ट टच करना चाहो तो कर सकते हो। वो तुम्हें NaCl की जितनी कॉन्सेंट्रेशन दे देगा उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन तुम NaOH की बनाओगे, और जितनी NaOH की कॉन्सेंट्रेशन बनेगी उससे इसकी पीएच निकलेगी। और शायद बच्चों को पता हो कि पीएच बराबर होता है माइनस log ऑफ H प्लस आयन, अब से थोड़ी देर पहले बताया था। और पीएच होता है माइनस log ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। जब तक इक्विलिब्रियम चैप्टर में पहुंचोगे सारी इंफॉर्मेशन तब तक ट्रेवल कर चुकी होंगी। पीएच इज इक्वल टू माइनस log ऑफ H प्लस आयन एंड पीओएच इज इक्वल टू माइनस log ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। तो जितना NaCl लेके चल रहे हो उतना ही NaOH बन रहा है। तो 100 इंटू 0.2 है, वो भी 100 इंटू 0.2 बन गया। ये 100 इंटू 0.2 है, वो भी 100 इंटू 0.2 बन गया। वो 200 इंटू 0.5 हो, वो भी 200 इंटू 0.5 बन जाएगा। तो जितनी कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारे पास NaCl की होगी उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन फाइनली सॉल्यूशन में NaOH की बचने वाली है। तो कुल मिलाकर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते करवाते बीच में हल्का सा टच दे रहा हूं कि पेपर वाला क्वेश्चन को कहां कहां से उठा सकता है। सिंपली मोल्टन NaCl है तो Na गया, Cl गया, काम खत्म। फिर NaCl का एक्वस ले लिया, तो NaCl का एक्वस लेते ही भाई ये तो कॉम्पिटिटिव शुरू हो गया। और जैसी कॉम्पिटिटिव शुरू होएगा, जैसी कॉम्पिटिटिव शुरू होएगा वैसे ही तुम्हें देखना क्या है कि इनर्ट इलेक्ट्रोड है क्या। हाँ जी, जब इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो वहां तुम लोगों को देखना है H प्लस Na है, तो जिसका भी SRP नेगेटिव है। भाई साहब बेड पे आराम से सो रखे हैं, ऐश ले रहे हैं, कहते जी मैंने नहीं जाना, तुम चले जाओ जिसने जाना है। चलो जी, अब एक तीसरा एग्जाम्पल उठाते हैं, ध्यान से सुनना। थर्ड, NaCl एक्वस यूजिंग मर्करी इलेक्ट्रोड्स। शुरू करें। एक तरफ कौन है भाई, कीटाइंस में H प्लस Na प्लस, एनायंस में कौन है आपके पास OH Cl। इसमें तो तुम्हारा SNO CBI लगेगा, Cl डिपॉजिट डिस्चार्ज होएगा, OH अपनी जगह टिका रहेगा। कीटाइंस में H प्लस Na प्लस है, लेकिन मरकरी का इलेक्ट्रोड है,
Na forms amalgam विद मरकरी। अगर ना याद आए तो एक चैप्टर हुआ करता था एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में आपके पास कौन हुआ करता था? NaOH। कास्टनर कैलेनर सेल, कास्टनर कैलेनर सेल। क्लियर? तो भाई H प्लस अब बेड पे आराम से सो रखे हैं, कहते जी मैंने नहीं जाना, तुम मरकरी यूज कर रहे हो, मरकरी में से बात ही नहीं करता है। सोडियम कहता ठीक है फिर तू यहीं बैठ, मैं जाके आता हूं। तो सोडियम ने प्राइमरी चेंज करवाया Na, और मरकरी पे जाकर NaHg बना गया। अगर ना याद हो तो एक बार एस ब्लॉक एलिमेंट फिर झांक लेना। अब इधर से कौन जाएगा? क्लोरीन। कहां जाएगा? एनायन एनोड पे। क्या होएगा इसका? एनोड पे ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लूज। ये कौन चेंज है? प्राइमरी चेंज, क्लोरीन। उसके बाद क्या बन गया? हाफ ऑफ क्लोरीन। कौन चेंज है? सेकेंडरी चेंज। सॉल्यूशन में कौन कौन बच गया? सॉल्यूशन में H बच गया, OH बच गया, पानी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? पहले भी न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल है। मरकरी का इलेक्ट्रॉन लेने से बस एक फर्क पड़ा है, जो कास्टनर कैलनर सेल में हुआ था, जो कास्टनर कैलनर सेल में हुआ था। फोर्थ नंबर पे अब हम, हाँ जी, कास्टनर कैलनर सेल वाला एग्जांपल यहां आपके पास आ गया NaHg। लास्ट एंड फाइनल, NaCl वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। NaCl very dilute using platinum electrodes। NaCl very dilute using platinum electrodes। तो वही लड़ाई झगड़ा शुरू। कीटाइंस कौन कौन है? Na प्लस, H प्लस। एनाइंस कौन कौन है आपके पास? OH, क्लोराइड। ठीक है, OH की कॉन्सेंट्रेशन मच ग्रेटर देन क्लोराइड है। हाँ तभी बोला था आपको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बड़ा मैटर करती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बड़ा मैटर करती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बड़ा मैटर करती है। क्लियर ना? तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, वो डिस्चार्ज और डिपॉजिट हो जाएगा। इसमें तो कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं। एन फिर कहता जी मरकरी नहीं है वहां पे। मैंने कहा ना ना प्लेटिनम है, प्लेटिनम। कहता जी प्लेटिनम है, अपना क्या काम? अपना कोई काम नहीं है। सोडियम प्लेटिनम पे नहीं जाता है, जाना भी नहीं चाहिए। Na प्लस है, Na प्लस SRP नेगेटिव होगा। अभी मुस्कान ने बताया था, जिसका भी SRP नेगेटिव हो, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में रहना पसंद है उसको, वो इटसेल्फ गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। चलो जी, तो H ने प्राइमरी चेंज दिखाया, केटायन कैथोड पे गया, H में बदल गया, बाद में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। इधर से जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, यार यूं समझो ना, यूं समझो ना, यूं समझो ना, तुमने पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, बात खत्म करो यार। जब वेरी डाइल्यूट हो तो इनडायरेक्टली क्या है? इट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जब तुम H2SO4 भी वेरी डाइल्यूट डाइल्यूट लेते हो तो इसका मतलब क्या? पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो। पानी का अकेले का करवाना मुश्किल होता है, क्योंकि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए थोड़ा नमक डाल दो, थोड़ा बेरियम ऑक्साइड डाल दो, NaOH डाल दो, KCl डाल दो, H2SO4 डाल दो, तो वही H2O2 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 H2O2, और कुछ नहीं है। तो यहां हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज हुआ, एनायन एनोड, एनायन एनोड। अब ये OH न्यूट्रल बना, क्वांटिटी कंट्रोल करके चलोगे मान लो, तो मान लो ये आपके पास 2 2 2 है सारे, आपको लिखने की नीड नहीं है, मैंने तो वैसे ही बैलेंस किया है। तो इसने बनाना क्या है? अगर दो OH आपके पास हों, हाँ जी बिल्कुल, दो OH आपके पास हों, तो एक तो पानी बन जाएगा और हाफ ऑफ O2 बन जाएगा। तो अगर इसको समरी फॉर्म में लिखना हो किसी ने, तो इधर लिखो जी 2 NaCl, 2 मोल NaCl, सॉल्यूशन एक्वस है, तो इससे 1 मोल तो H2 आएगा, आधा मोल ऑक्सीजन। तो इसको देख के साफ पता चल रहा है पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ है ये। ठीक है भाई। इसके अलावा इसमें क्या बन गया? हाइड्रोक्साइड तो हो गया, तो NaCl NaCl है, देखो ये भी सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है और ये भी सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है।
तो मेन तो पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ है। NaCl लिखकर प्रोडक्ट साइड में कोई H2 हाफ O2 लिख दे तो बच्चे कहते हैं कर क्या रहा है भाई, तो NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहा है और प्रोडक्ट साइड में तो H2O2 लिख रहा है, माथा तो नहीं खराब हो गया? उसने कहा नहीं नहीं, NaCl वेरी वेरी डाइल्यूट है तो इसमें HOH ही डिस्चार्ज होंगे। तो बड़ा सिंपल सा वे है, बस वही समझना है हम लोगों ने। और चार टाइप के इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने अभी तक आपको करवा दिए हैं। NaCl पिघला हुआ, NaCl एक्वस, फिर NaCl एक्वस, दूसरी बार में प्लेटिनम, तीसरी बार में मरकरी और चौथी बार में हमने क्या ले लिया? सिंपल। ये इसका क्वालिटेटिव पार्ट चल रहा है, लेकिन क्वालिटेटिव के बीच बीच में आपको बताना शुरू किया कि ऐसे हल्के फुल्के न्यूमेरिकल निकल सकते हैं। जैसे इसके 2 मोल का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तो इसमें मेन पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, और 1 मोल पानी तो इधर वैसे ही बच जाना है। ये देखो, तो वही 1 मोल वाटर इलेक्ट्रोलाइज होकर H2 और हाफ O2 दे रहा है। बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन इसमें हो तो? श्योर है? तो इसके बाद की इलेक्ट्रोलाइसिस अभी मेरे पास और है, उसमें मैं आपको AgCl कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, ये भी हमारी फ्राइडे की क्लास भी है, सैटरडे की क्लास भी है। क्वालिटेटिव भी हो जाएगा, क्वांटिटेटिव भी हो जाएगा, ये सारे हो जाएंगे आराम से, और कल ये दोनों ही हो जाएंगे क्वाली क्वांटी। क्वांटिटेटिव पे थोड़ा न्यूमेरिकल लेके शुरू कर लेंगे ना, 15 क्वेश्चन कर लेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के कल, फिर ही खत्म करके। ये क्या था भाई? उसका मुस्कान ने क्या कहा, कुछ समझ में आया? पियानो? नहीं, जिस दिन मिनी टेस्ट है आई थिंक उस दिन क्लास नहीं है। हाँ, जिस दिन मिनी टेस्ट है उस दिन क्लास नहीं है। मिनी टेस्ट से पहले तो कभी छुट्टी होती नहीं। मुस्कान, कौन सा नया रिचुअल सेट कर रही हो? मिनी है, मिनी मिनी, आईफोन मिनी है ये। कोई बात नहीं, नहीं नहीं टेंशन ना लो, मिनी टेस्ट है, मिनी टेस्ट। ठीक है। सेकंड वाला मतलब? सेकंड एग्जांपल बच्चे समझा देंगे। लव शुरू हो जा अमृत। हम्म। हाँ, हम्म, 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 ठीक है। हम्म। दोनों, दोनों। और हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज नहीं होएगा क्योंकि हाइड्रोक्साइड SNO-CBI में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली लेस, सॉरी मोर इलेक्ट्रोड मोर डिस्चार्ज पोटेंशियल वाला आयन है, मोर डिस्चार्ज पोटेंशियल हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी थी पानी के अंदर, दैट्स वाई उसका डिस्चार्जिंग होना भी मुश्किल हो गया। क्या भाई? चलो, रेडोक्स चैप्टर आ रहा है? नहीं, रेडो मेजर में डालेंगे उसको। रिडोक्स आ रहा है पूरा, रिडोक्स पूरे का मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का विदाउट नंस्ट इक्वेशन डिस्कशन होना। ठीक है ना? हाँ हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं आ रहा ना फिर उसमें।